everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the general characteristics of जिम्नोस्पर्म। तो आज की वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले जब आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो तो आपको हमेशा वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट मेंशन करना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम जनरली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, दैट द जिम्नोस्पर्म वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है, जहाँ पे वी हैव टू ग्रीक वर्ड, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, यानी कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर फाइलम होता है जहाँ पे जो हमारे पास सीड्स होती हैं वो कैसी होती है, नेकेड होती हैं। अब इसकी अगर हम जिम्नोस्पर्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं तो वो प्रॉपर डेफिनेशन होती है फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी, मतलब कि ऐसे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जहाँ पे जो सीड होती है या जो ओव्यूल होता है वो ओवरी से कवर नहीं रहता है। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर ओरिजिन। तो इसी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ओरिजिन आता है कि जनरली जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ है, तो इनका ओरिजिन हुआ है डेवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा। तो पेलियोजोइक एरा का जो डेवोनियन पीरियड है वहाँ जाके इनका इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि इनका ओरिजिन हुआ है। और अगर इसकी डोमिनेंसी के बारे में कहेंगे तो जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में क्या है, ये दोनों मीजोजोइक एरा के पार्ट हैं। तो मीजोजोइक एरा जो है उसमें जो जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड होता है वहाँ पे इनकी डोमिनेंसी देखी जाती है। अगर लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में कहेंगे, वी हैव द सिकोई इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड ज़ैमिया इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करो, तो वहाँ आप ये इंट्रो पार्ट मेंशन कर सकते हो। एंड इवन ये इंपॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ कभी कभी छोटे बड़े जो क्वेश्चन आते हैं आ जाते हैं कि छोटे जिम्नोस्पर्म का नाम बताओ, या फिर जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है उसका नाम बता दीजिए, कब इसका ओरिजिन होता है, फेनरोगैम्स होते हैं या फिर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के लिए भी ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन पॉइंट एक जनरल आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है। ओके, देन नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन करते हैं वो होता है हैबिट और हैबिटेट। अब हैबिट और हैबिटेट पहले आपको पता होना चाहिए क्या अंतर होता है इन दोनों में। हैबिट होता है किसी भी प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें रूट कैसी है, शूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है, तो वो उसकी हैबिट होती है। हैबिटेट होता है जहाँ वो रहता है, वो जीरोफिटिक है, हाइड्रोफिटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एक्विटिक है, किस तरीके का प्लांट है, कहाँ वो रहता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम हैबिटेट बोलते हैं। तो अगर इसके हैबिटेट के बारे में कहेंगे तो ये जनरली जीरोफिटिक यानी कि ड्राई हैबिटेट पे ग्रो करता है। और अगर इसकी हैबिट के बारे में कहेंगे तो ये जनरली वुडी होता है, पेरिनियल होता है, एवरग्रीन होगा, या फिर कभी कभी डेसिडियस भी होते हैं। राइट, अब नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इट्स बॉडी, इनकी बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक बॉडी मतलब कि इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट 20% हम जिम्नोस्पर्म को समझ गए कि भाई जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। फेनरोगैम्स होते हैं जहाँ पे ओवरी एब्सेंट रहती है और ओव्यूल बिल्कुल नेकेड होते हैं। राइट, डोमिनेंसी जुरासिक क्रेटेशियस में थी, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट हमने पढ़ा, कब ओरिजिन हुआ ये चीज़ पढ़े। अब हमने बोला कि ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है और जो कि डिफ्रेंशिएट होती है रूट, स्टेम्स और लीव्स में। अब अगला 10% हम कैसे कवर करेंगे इस टॉपिक का, रूट, स्टेम और लीव को डिटेल में पढ़ते हुए। तो अब हमें इनको डिटेल में स्टडी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जड़। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक बेस जो है प्लांट में वो होता है रूट। तो जनरली जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं वो होती है टैप रूट सिस्टम। सम केसेस में क्या होता है, सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। आपने को पता होगा कि सिम्बायोसिस क्या होता है, कि इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो जनरली जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स में कभी कभी सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। जैसे साइकस की जो कोरोलॉइड रूट होती है वहाँ पे एल्गल एसोसिएशन देखने को मिलता है, और पाइनस की जो लेटरल रूट्स होती है उसमें फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है। राइट, तो ये जनरली क्या हो जाता है, दिस इज अबाउट द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट वी हैव द स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो,
स्टेम पढ़ने से पहले आप हमेशा याद रखना कि हर एक चीज़ का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये डबल स्टार मतलब कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट जिम्नोस्पर्म की जो स्टेम होती है इट इज़ मोस्टली कवर्ड बाय मीन ऑफ स्कार्स। वो क्या होती है, स्कार्स से कवर रहती है। अब जनरली जो जिम्नोस्पर्म होते हैं यहाँ पे ये वुडी होते हैं इसमें स्टेम, और ये ब्रांचेस कंटेन करती है। ब्रांचेस के अकॉर्डिंग अगर हम बोलेंगे तो जनरली ये क्या होती है, डाइमॉर्फिक होती है। मतलब जैसे पाइनस का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं, तो देखो पाइनस की जो स्टेम होती है वो डाइमॉर्फिज्म शो करती है। यहाँ पे जो ब्रांचेस होती है वो दो टाइप की होती है, एक ड्वार्फ शूट होती है, एक लॉन्ग शूट होती है, यानी कि एक लॉन्ग शूट और एक ड्वार्फ शूट हो जाएंगी। तो ड्वार्फ शूट में जनरली अगर आप पाइनस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो यहाँ पे फीमेल कोन देखने को मिलता है, और लॉन्ग शूट में जनरली वी हैव द मेल कोन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जनरली अगर हम स्टेम के बारे में कहते हैं तो बहुत से जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस में क्या होता है, स्टेम डाइमॉर्फिज्म शो करती है, वहाँ पे ब्रांचेस दो टाइप के होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे साइकस है तो वहाँ पे डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या हो जाती है कि एक ही टाइप की ब्रांचेस नॉर्मली हमारी प्रेजेंट रहती है। एक मेन स्टेम होती है बूढ़ी जैसी, उसके ऊपर से नॉर्मल लीव्स निकलती है, वहाँ पे कोई एज सच ब्रांचिंग वगैरह देखी नहीं जाती है इन केस ऑफ साइकस। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि स्टेम हमने बोला वुडी होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है जैमिया। जैमिया में जो स्टेम होती है वो बिल्कुल ट्यूबरस होती है, और ये स्टोरेज करती है किसका, वाटर का। नेक्स्ट वी हैव इज द लीव्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीव्स। अगर लीव्स के बारे में कहेंगे तो देखो लीव्स में हम क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि अरेंजमेंट कैसा होता है वीन्स का। अगर वीन्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कहेंगे, क्या वो डाइकोटोमसली ब्रांच है, या वो रेटिकुलेट विनेशन शो कर रहे हैं, या फिर वो पैरेलल विनेशन शो कर रहे हैं। पैरेलल विनेशन आ जाता है इन केस ऑफ साइकस। अब जैसे साइकस की जो होती है कुछ लीफ होती है, ये नॉर्मल मार्जिन जाती हैं और इस तरीके से पैरेलल लीफ देखने को मिलती है, तो ये पैरेलल विनेशन होता है। अगर रेटिकुलेट विनेशन, अगर नीटम की लीफ देखेंगे ना तो इस तरीके से इसकी नॉर्मल लीफ जाती है लाइक दिस। तो यहाँ पे एक नेटी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये नीटम की लीफ हो जाती है। ये साइकस की लीफ हो जाएगी नॉर्मल, बिल्कुल इस तरीके से बीच में रैकस जाता है। देन उसके बाद से क्या होता है, मिडरिप देखने को मिलती है, रैकस, लीफलेट वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती है साइकस के लीफलेट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहेंगे तो डाइकोटोमस। अब जैसे गिंको है तो गिंको की जो लीफ है वो कुछ इस तरीके से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाती है। ये गिंको की लीफ कुछ इस तरीके से होती है, और यहाँ पे जो वीन्स होती है वो डाइकोटोमस विनेशन शो करती है, राइट। तो ये गिंको की लीफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट वी हैव कि जनरली जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की वो क्या शो करती है, वो रेजिन कैनाल शो करती है। लेकिन ये जो रेजिन कैनाल होता है ये सभी जीनस में प्रेजेंट रहता है, इसका एक एक्सेप्शन होता है कि ये टेक्सस जीनस में प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हम लोग लीव्स के अंदर मेंशन करेंगे वो हो जाएगा कि लीव्स कैन बी आइदर स्केली और फॉलिएज। यहाँ पे जो लीव्स होती है या तो वो स्केली होती है या फिर वो फॉलिएज होती है। स्केली लीव्स का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, और फॉलिएज लीव का काम होता है कि ये क्या करवाती है, फोटोसिंथेसिस करवाती है। ठीक है, इनका बेसिक फंक्शन होता यही है कि ये क्या करवाएंगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाएंगी। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी ग्रोथ। अगर सिक्स्थ पॉइंट हम अपने 6 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कहेंगे तो जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ का रीजन क्या होता है, कैम्बियम का प्रेजेंस। अब जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहाँ पे हर जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम देखने को मिलती है, तो ये कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जिम्नोस्पर्म शो द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। द सेकेंडरी xylem will always form towards the inner side and the secondary phloem will always form towards the outer side. Now after this what we have the vascular bundles. vascular bundle आपने सुना होगा, जो कि क्या करता है, वाटर और फूड का जनरली ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो उसके लिए हमारी जो प्लांट्स की बॉडी होती है वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। जो फ्लोएम होता है वो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। तो जो जाइलम होता है वो जनरली क्या लैक करता है, वो लैक करता है वेसल। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है इट लैक्स द कंपेनियन सेल। एंड जनरली ये जो जाइलम हो जाता है इसमें जब वेसल्स जनरली तो एब्सेंट रहती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है नीटम और एफेड्रा। जो नीटम और एफेड्रा होता है वहाँ पे जनरली जाइलम वेसल्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करते हैं तो वस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो जाइलम होता है इट लाइक वेसल्स इन द फ्लोएम लाइक द कंपेनियन सेल। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द वुड। अगर वुड्स के बारे में कहेंगे तो जिम्नोस्पर्म में जनरली दो टाइप की वुड्स होती है, एक पिक्नोजाइलिक होती है और एक मेनोजाइलिक होती है। अब आप कैसे याद करोगे,
पी फॉर पिक्नोजाइलिक का एग्जाम्पल हो जाता है पाइनस, ठीक है, और बचा मेनोजाइलिक तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइकस, क्योंकि साइकस और पाइनस दोनों ही जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट शो करते हैं एक दूसरे से। ये कॉनिफेरोफाइटा के अंदर आता है तो ये साइकेडोफाइटा के अंदर आता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है पाइनस और साइकस में। तो पहली चीज़ की पाइनस की लीफ पिक्नोजाइलिक होती है, साइकस की लीफ मेनोजाइलिक होती है। जो पाइनस की लीफ होती है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है, मतलब पिक्नोजाइलिक वुड कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, कॉम्पैक्ट का, ठीक है, और मेनोजाइलिक वुड कैसी होती है, वो पोरस और सॉफ्ट होती है। तो अगर आपको पिक्नोजाइलिक एंड मेनोजाइलिक में डिफरेंस पढ़ना है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं इन द सेक्शन प्लेलिस्ट के अंदर, आप लोग जाके जिम्नोस्पर्म में चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज द रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में कहेंगे तो जनरली इसमें रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है जिम्नोस्पर्म में, एक वेजिटेटिव होता है और एक सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई चांस नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट का लेवल बढ़ता रहता है ना, अपने प्लांट जो होता है वो किंगडम के अंदर हम लोग फाइलम को प्लेस करते हैं, डिवीजन बोलते हैं जनरली बॉटनी के अंदर हम लोग। तो ये डिविजन्स क्या होते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हाई लोअर से हायर की तरफ, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडिफाई होते हैं। तो वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी थी वो यहाँ आके एकदम से वैनिश हो जाती है। टेरिडोफाइट्स तक हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट जिम्नोस्पर्म में आते ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत कम चांसेस होते हैं, बिकॉज ये सिर्फ साइकस में होता है। साइकस भी जो होता है वो बल्बल्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट। और जनरली जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इवन साइकस भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाती है कि वो बल्बल के थ्रू क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस कंडीशन को हम जनरली हेटेरोस्पोरी बोलते हैं। हेटेरोस्पोरी मतलब दो टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे 10th पॉइंट जो मेंशन करेंगे वो हो जाएगा अबाउट द हेटेरोस्पोरस नेचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का हेटेरोस्पोरस नेचर किस तरीके से होता है। तो अगर इसके हेटेरोस्पोरस नेचर के बारे में कहेंगे, हेटेरो मतलब डिफरेंट और स्पोरस मतलब स्पोर्स। तो जब दो टाइप के स्पोर्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग हेटेरोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं। एक होता है मेगास्पोर और एक होता है माइक्रोस्पोर। मेगा मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल। ऑलरेडी आप जब लोग ब्रायो टेरिडो पढ़ते हो तो वहाँ सबको बताया जाता है कि हेटेरोस्पोरी नाम की एक चीज़ होती है, और इसका सबसे पहला जिक्र आप लोग सुनते हो टेरिडोफाइट में, स्पेशली सेलेजिनेला, ठीक है, ये लाइकोपोडियम वगैरह जितने होते हैं यहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। तो हेटेरोस्पोरस मतलब कि हमारे दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, एक मेगास्पोर होगा, एक माइक्रोस्पोर होगा। मेगास्पोर फीमेल गैमेट रिप्रेजेंट करता है तो माइक्रोस्पोर मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो मेगास्पोर होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, अगर आपने समझ लिया तो एक याद करोगे तो दूसरा आराम से याद हो जाएगा आपको। इसके लिए अगर आपने टेरिडोफाइट्स बहुत इजीली पढ़ा है तो ये चीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं मायने रखती है, बहुत सिंपल है याद करना। ये आपने सुना होगा कि जो मेगास्पोर यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जनरली जो मेगास्पोर है तो अपने आप में एक स्पोर, तो ये स्पोर किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये स्पोरेंजियम क्या होता है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट रहती है, उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। नाउ तो यहाँ पे अगर ये स्पोरेंजियम मेगास्पोर के बाहर प्रेजेंट है तो उसको हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। अगर ये मेल पर्टिकुलर प्लांट में प्रेजेंट है तो उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेगास्पोरेंजियम होता है, ये जिन लीव्स से सराउंड रहता है उसको हम लोग मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है जिन लीव्स पे प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल कंबाइन करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबाइलस बनाते हैं, जिसको हम फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबाइलस बोलते हैं। और जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबाइलस, राइट। अब यहाँ पे आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसे आराम से समझ जाओगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक फीमेल कोन के अकॉर्डिंग समझाया है, दिस इज द फीमेल कोन। ये जो फीमेल कोन में आप छोटे छोटे पर्पल कलर के कम्बिनेशन वाले स्ट्रक्चर एक एग्रीगेट देख रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर है मेगास्पोरोफिल। अब मैंने इस मेगास्पोरोफिल को यहाँ थोड़ा इलाबोरेट करके दिखाया है। तो ये जो मेगास्पोरोफिल है इसके अंदर ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम हो जाता है, और यहाँ पे जो ये ब्लू कलर के डॉट्स है ये है हमारे मेगास्पोर। तो मेगास्पोर इज प्रेजेंट इनसाइड मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम इज लोकेटेड ऑन द मेगास्पोरोफिल, और ये मेगास्पोरोफिल कंबाइन होके क्या बना देते हैं, एक एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग फीमेल कोन या फिर स्ट्रोबाइलस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आपका एग्जाम में आता है हेटेरोस्पोरी के बारे में टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म में या फिर टेरिडोफाइट्स में, तो आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंडीशन हेटेरोस्पोरी शो करते हैं यहाँ पे कोन्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो एज अ 11th एडिशनल पॉइंट आप ये लिख सकते हो दैट इन
जिम्नोस्पर्म देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेल कोन एंड द फीमेल कोन। इससे रिलेटेड मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको और बता देती हूँ कि जो फीमेल कोन होते हैं उनका साइज मेल कोन के रिस्पेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक पाइनस के केस पे, और जो फीमेल कोन होती है उनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मेल कोन। ओके, नाउ सी, अब 11th पॉइंट हम लोगों ने मेगास्पोर माइक्रोस्पोर देख लिया। अब हमारे मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। मेल गैमीट से रिलेटेड जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या याद रखना है कि इसके जो मेल गैमीट होता है वो जनरली नॉन मोटाइल होता है। लेकिन ये नॉन मोटिलिटी क्या होती है, ये साइकस और गिंको में नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज साइकस और गिंको के जो मेल गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। वेयरएज इनकी अगर शेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, यानी कि कब जो पॉलन शेडिंग, आपने सुना होगा कि पॉलन शेड होता है, शेड होने के बाद क्या होता है, वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेटोफाइट के। तो जनरली 3 सेल कंडीशन में कुछ शेड होते हैं, कुछ 4 सेल कंडीशन पे शेड होते हैं और कुछ 5 सेल कंडीशन पे शेड होते हैं। तो 3 सेल कंडीशन में साइकस की शेडिंग होती है, 4 सेल में पाइनस की होती है और 5 सेल में इफिड्रा की होती है। ये कॉम्पिटिशन लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में जनरली जो पॉलन शेडिंग होती है उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है जीनस के अंडर। नाउ वी हैव द फीमेल गैमेटोफाइट। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में कहेंगे तो जनरली फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक होता है, लेकिन वेलवित्सिया और नीटम के केस पे ये जो डेवलपमेंट होता है ये कैसा होता है, टेट्रास्पोरिक होता है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो होता है, देखो मैंने बोला जैसे कि हम लोग लोअर से हायर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो धीरे धीरे घटते रहते हैं और कुछ एडवांसमेंट देखने को मिलती है कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आज तक जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ते थे तो वहाँ के आर्चेगोनियम में आपने वेंटर केनाल सेल देखी थी, नेक सेल देखी थी, एग सेल देखी थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती थी। लेकिन यहाँ पे इस आर्चेगोनियम में सिर्फ एक एग सेल होती है और एक वेंटर केनाल सेल होती है और नेक केनाल सेल यहाँ एब्सेंट रहती है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन जनरली विंड के थ्रू होता है तो इसको हम लोग एनेमोफिलिक बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन इधर साइफोनोगैमस होता है, यानी कि पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट। जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या करेंगे, वो पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होते हुए, मतलब जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन के थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होते हुए कहाँ जाएगा, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। तो इसी को हम लोग साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नाउ वी हैव द 16th पॉइंट जो कि होता है एंडोस्पर्म। आपने अगर एंजियोस्पर्म के बारे में सुना होगा तो वहाँ पे एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। देन वी हैव द ओव्यूल। अगर हम जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल के बारे में कहेंगे तो जनरली इसका जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है और यूनिटैगमिक होता है। ऑर्थोट्रोपस कहने का मतलब है कि माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल, इसका मैंने टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि जनरली हम लोग एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ते हैं, बट जो ओव्यूलर टाइप होता है वो हम कोई भी पर्टिकुलर डिवीजन पढ़ते हैं वहाँ पे सेम ही रहता है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहने का मतलब है कि माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल ये तीनों ही क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। और जनरली यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो यूनिटैगमिक होता है। अब यूनिटैगमिक, टैगमिक मतलब होता है लेयर, यूनि मतलब होता है सिंगल, तो यानी कि ओव्यूल के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होगी वो बिल्कुल एक ही लेयर होगी, इसलिए हम उसको यूनिटैगमिक कंडीशन बोलते हैं। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नाउ इन केस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली मीरोप्लास्टिक होता है, मतलब इट डेवलप फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ द जाइगोट। तो बेसिकली जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो जाइगोट के बेसल सेल से होता है। आपने सुना होगा कि जाइगोट जब फर्स्ट उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो वो 2 सेल बनाता है, अपर सेल और लोअर सेल। तो जनरली जो बेसल या फिर लोअर सेल होती है इसी से क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, मीरोप्लास्टिक होता है। नाउ दीज आर द लास्ट 2 पॉइंट। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है कि जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं, मतलब यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियोनिक कंडीशंस देखने को मिलती है। अगर लाइफ साइकिल के बारे में कहेंगे तो दे विल शो द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज, और जनरली जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग होती है। तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 स्पोरोफिटिक और 1 गैमेटोफिटिक फेज होती है। तो अगर हम 1 गैमेटोफिटिक और 2 स्पोरोफिटिक फेज कौन सी होती है, एक तो न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन होता है, प्लस जो सेकेंड स्पोरोफिटिक फेज होती है वो होती है किस चीज़ का फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, राइट। और अगर गैमेटोफिटिक फेज यानी कि हैप्लॉइड फेज के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हैप्लॉइड फेज होती है जो कि होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, दैट कि स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेटिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 स्पोरोफिटिक फेज आ रही है। एक स्पोरोफिटिक फेज में क्या है, हम लोग का एम्ब्रियो बनता है, दूसरे स्पोरोफिटिक फेज में न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट बनता है। वहीं पे जो गैमेटोफिटिक या फिर हैप्लॉइड फेज
होती है वो सिंगल होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हैप्लॉइड होता है। तो अगर इसकी लाइफ साइकिल आती है तो हम लिख सकते हैं दैट दे शो द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन वेयर द स्पोरोफिटिक फेज इज डोमिनेटिंग. It have one gametophytic and two sporophytic phase, where the sporophytic phase is represented by nucellus and integument plus the embryo, whereas the gametophytic phase is only represented by mean of the endosperm. Okay, then this is a simple diagrammatic representation I have given for explaining you the life cycle of जिम्नोस्पर्म. तो अब देख सकते हो सबसे पहले वी हैव द मेच्योर प्लांट. यहाँ पे एक मेच्योर प्लांट था, इसको हम साइकिल को दो तरह से पढ़ेंगे. देखो इस तरफ मेल कोन का डेवलपमेंट होता है, इस तरफ फीमेल कोन का डेवलपमेंट होता है. मतलब फीमेल कोन से तो फीमेल गैमेट निकलेगा, मेल कोन से मेल गैमेट निकलेगा, फ्यूजन करके फिर ये प्रोसेस चलेगी. तो सबसे पहले ये जो मेच्योर प्लांट था इसमें मेल कोन भी था, फीमेल कोन भी था. मेल कोन में हमने बोला कि वो क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं. माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. ये माइक्रोस्पोर्स से क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकल के आता है बाहर जो कि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है. इस तरफ अगर हम बोलते हैं तो इसमें फीमेल कोन भी था. फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल होगा, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम फॉलोड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मेगास्पोर. देन मेगास्पोर्स क्या होते हैं, वो डेवलप करके फर्दर ऑन एम्ब्रियोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं. अब यहाँ पे ये जो पॉलन ट्यूब होता है ये एम्ब्रियोसैक के अंदर एंटर कर जाता है. दिस इज द एम्ब्रियोसैक. यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, इसके अंदर ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा. तो एंटर करते ही ये पॉलन मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा. रिलीज करने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल गैमेट क्या हो जाता है, एग हो जाता है, प्लस मेल गैमेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली अगर साइकस वगैरह है तो उसमें मोटाइल हो जाता है, वैसे तो उसमें नॉन मोटाइल केस में. तो मेल गैमेट हो गया प्लस एग मिलके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉइड होता है. ये जो जाइगोट होता है ये फर्दर डेवलप करके फिर एक डिप्लॉइड कंडीशन जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं ये बना देता है. एम्ब्रियो डेवलप करके सीड बनाता है एंड देन फाइनली सीड जर्मिनेट करके ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देती है जिसमें फिर से मेल और फीमेल कोन डेवलप हो जाते हैं. तो ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलते हुए यहाँ की तरफ आ जाती है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द लाइफ साइकिल of gymnosperm. Okay, so now these are the only notes under the topic the general characteristics of gymnosperm. If the video is helpful, please like, share and subscribe. Thank you.